है एक्सरसाइज 5.8। इसमें से 2 साल या 3 साल गैप करके कोई एक प्रश्न कभी कभी पूछता है। मतलब इस चैप्टर को प्राय स्टूडेंट इग्नोर कर देता है, लेकिन अगर बनाइएगा, अगर इस पूछा जाए तो इसमें सॉलिड मार्क आता है और ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी पूछता है तो आसान क्वेश्चन ही पूछता है। इसमें टफ क्वेश्चन अब तक कभी नहीं देखे हैं, पूछा जाता है। और दूसरा बात है कि यह भी सुन लीजिए, इसमें कुछ कंडीशन में रोल्स थ्योरम लागू नहीं होगा, या लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम जो है यह लागू नहीं होगा। तो ये भी अभी याद रखिएगा कि जिसमें लागू नहीं होगा ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं है कि बराबर पूछा जाता है। जिसमें रोल्स या लैग्रांजे जो है मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा वैसा ही प्रश्न पूछता है। ये आपको अपना एक्सपीरियंस बतावे, या बाकी कोई भी अगर पढ़ाएंगे तो वो ज़रूर एक्सपीरियंस अगर ऐसा है तो ज़रूर ऐसा ही चर्चा होगा। खैर अब आते हैं कि रोल्स थ्योरम कहता क्या, इसमें क्या इसका स्टेटमेंट है, ये चीज़ को जानते हैं। तो रोल्स थ्योरम जिसे हिंदी में रोले प्रमेय भी बोलते हैं, लिखे इफ एफ एक्स इज रियल वैल्यू फंक्शन सच डेट, मतलब एफ एक्स कोई वास्तविक मान फलन है, वह इस प्रकार है कि एफ एक्स जिस फंक्शन का जिक्र किया रहेगा, यह फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, मतलब ये बंद अंतराल, ये क्लोज इंटरवल समझते जाइएगा, ए और बी के बीच का नंबर भी और ए और बी दोनों इसमें इंक्लूड होगा। ये हुआ पहला कंडीशन, मतलब ये कंटिन्यूअस होना चाहिए या होगा। एफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, और ओपन इंटरवल ए से बी में यह डिफरेंशियल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। थर्ड में दिया है कि एफ ए इक्वल एफ बी, और इसमें एक मान ऐसा भी होना चाहिए कि एफ ए इक्वल एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट वैल्यू सी, तो इसमें कम से कम एक वैल्यू जो सी होगा जो ए और बी के बीच होगा, अर्थात ओपन इंटरवल ए और बी के बीच का ही एलिमेंट होगा, अर्थात इसका एक सदस्य होगा। वह इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इक्वल जी। कहने का मतलब इसमें हुआ कि रोल्स थ्योरम को लागू करने के लिए या रोल्स थ्योरम को सिद्ध करने के लिए इसे मिला जुला करके टोटल 4 पॉइंट है। वैसे लिखा हुआ आपको 3 दिख रहा, तो तीसरा वाला में 2 कंडीशन इंक्लूड है। चाहते तो हम इसको यहाँ से काट के इस लाइन को चौथा लाइन में जोड़ देते, लेकिन इसको एक साथ कमेंट किए ताकि यह सेंटेंस अच्छा लगता है। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो इस फंक्शन का जिक्र होगा वह फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल में। दूसरा बात, वही फंक्शन ओपन इंटरवल ए से बी में डिफरेंशियल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। एफ ए इक्वल एफ बी होना चाहिए, तब जा कर के हमें चौथा कंडीशन ये भी देखना होगा कि जब एफ डैश सी का मान अगर 0 हो जाए तो एक वैल्यू सी कम से कम ऐसा है जो कि ए और बी के मध्य आता है या मध्य में स्थित है। अगर ये सभी शर्त को पूरा कर जाएगा तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा, या नहीं तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेट नहीं होगा, अप्लाई इसमें नहीं होगा। तो एक चीज फिर अगर सवाल में दिया है सॉल्व कर, अगर फर्स्ट टाइम वह लिख दी, अगर कंडीशन आ गया कि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम इसमें लागू नहीं होगा, रोल्स थ्योरम प्रूव्ड नहीं होगा, मतलब इसमें लगेगा ही नहीं रोल्स थ्योरम। फिर आई, अगर हो सकता है कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल अगर नहीं है, इसका मतलब तब भी इसमें रोल्स थ्योरम लागू नहीं होगा। अगर ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एफ ए नॉट इक्वल एफ बी आ गया, तब भी वह फिर लिख देंगे रोल्स थ्योरम लागू नहीं होगा। अब फिर आई, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशियल है, एफ ए इक्वल एफ बी भी है, तो ये नहीं कि रोल्स थ्योरम प्रूव्ड हो गया, लागू हो गया। फिर ये भी देखना होगा
कि जब एफ डैश सी 0 होगा तो क्या एक वैल्यू कम से कम सी का अस्तित्व है जो ए और बी के बीच का एलिमेंट है। अगर ये भी आ गया कि एक एलिमेंट सी ए और बी का बीच का एलिमेंट है, तब यहाँ लिखा जाएगा रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम तब वेरीफाई होगा, तब सिद्ध हो। अगर इस चार में से कोई भी एक कंडीशन फेल होता है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम उसमें अप्लाई नहीं होगा, रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा। आया समझ में? यहाँ लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम दोनों से मिलता जुलता है, थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए एक के साथ दोनों को पढ़ाते हैं और पढ़ाना भी चाहिए, जिससे अंतर अगर सामने मौजूद आ जाए तो याद भी रह जाता है। देखिए समानता क्या है दोनों। यहाँ भी इफ एफ एक्स इज रियल वैल्यू फंक्शन सच दैट, मतलब एफ एक्स जो है कोई वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, सेम है। जो इसमें पहला पॉइंट है वही हूबहू सेम है। इसका मतलब अगर ये जान गए तो इसका एक लाइन जाने। फिर दूसरा, इसमें डिफरेंशिएबल है, देखिए इसमें एफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल ए टू, इसका मतलब रोल्स का 2 पॉइंट याद हुआ, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम का भी 2 पॉइंट आपको याद हुआ। अब तीसरा ये, इसमें एफ ए इक्वल एफ बी है, इसमें एफ ए नॉट इक्वल एफ, तो दोनों में यही डिफरेंट हुआ। अगर ये दोनों कंडीशन आ गया तो रोल्स और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम दोनों काम कर रहा है। तो तीसरा लैग्रांजे साबित करना है तो होना चाहिए इसमें एफ ए नॉट इक्वल एफ बी। अगर एफ ए इक्वल एफ बी आ गया तो इसका मतलब इसमें लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम लागू नहीं होगा, इसमें अप्लाई नहीं होगा। और नॉट इक्वल हुआ तो लग जाएगा। तो देखिए रोल्स याद हो तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम आसानी से याद होगा। एफ ए नॉट इक्वल एफ बी दोनों में डिफरेंट हुआ। फिर देखिए आगे, तो ऐसी अवस्था में भी इसमें कम से कम एक वैल्यू सी का ऐसा अस्तित्व होगा कि जो ए और बी के बीच का कोई एलिमेंट होगा या ओपन इंटरवल ए बी में मौजूद होगा। तो उसका कंडीशन क्या होगा? तो जिसमें एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए के बराबर होगा। तो ये हुआ लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसको हिंदी में ही कोई बोला था कि सर हिंदी में ही पूरा इसको लिख दीजिएगा एक बार, इसीलिए इसको हम रिपीट किए फिर। तो देखिए इसको अब इस बार हिंदी है तो हिंदी बोलते हैं, लिख भी दिए। रोल्स थ्योरम, यदि एफ एक्स कोई वास्तविक मान फलन इस प्रकार हो कि, वही चीज वहां भी है, तो इसमें एक सिंबल का भी प्रयोग किए हैं, एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए टू बी आर, मतलब इस फंक्शन के डोमेन है इंटरवल के रूप में और इसका रेंज है आर। यहाँ भी यह चीज लिखा जा सकता था, जैसे पिछले वीडियो में ऐसे ही टाइप से लिखे। फिर आइए एफ एक्स बंद अंतराल, ये बंद अंतराल हुआ जो क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल में सतत या संतत या संतता होना चाहिए। एफ एक्स खुला अंतराल ए से बी में अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए। एफ ए इक्वल एफ बी हो तो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कम से कम एक वास्तविक मान सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि अगर एफ डैश सी बराबर 0, मतलब संतत हो, अवकलनीय हो, एफ ए इक्वल एफ बी हो, तो ए और बी के बीच कम से कम एक मान सी अवश्य होगा। कब होगा? जब एफ डैश सी का मान 0 होगा, जब एफ डैश सी का मान 0 होगा। कहने का मतलब उस वक्र पर, उस कर्व पर एक टेंजेंट रेखा जहाँ खींचा जाएगा वह एक पॉइंट अवश्य होगा, तो वह डायग्राम में शो किया जाएगा। दूसरा इसी तरह लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को, इसको भी हिंदी में फिर रिपीट किया। तो यहाँ भी यही चीज़ है, यदि एफ एक्स कोई वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि जहाँ एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन जो है ए से बी है, जो क्लोज इंटरवल में, और इसका रेंज जो है आर है, रियल नंबर, तो एफ एक्स फिर बंद अंतराल में संतत हो, एफ एक्स खुला अंतराल में अवकलनीय हो,
और एफ ए नॉट इक्वल एफ बी हो, यहाँ है एफ ए इक्वल एफ बी, इसमें एफ ए नॉट इक्वल एफ बी हो, तो x बराबर सी जो कि ए और बी के बीच का कोई एलिमेंट होगा या ओपन इंटरवल ए बी का कोई सदस्य होगा का अस्तित्व इस प्रकार हो कि एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए के बराबर होगा। ये चीज़ हो सकता है कि थोड़ा भी दिक्कत करे, इसे हम लोग स्लोप बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ाएंगे इसका 6.3, तो उसमें स्लोप प्रवणता, क्योंकि सीरियल पढ़ा रहे हैं तो एप्लीकेशनों इस बार पढ़ाते ही जाएंगे, इंटीग्रेशन अभी शुरू होगा नहीं, या अगर इंटीग्रेशन शुरू होगा तो वह आप लोग विचार लीजिए एक दिन में 2 टाइम तक क्लास करना होगा, वो सक्षम होइएगा तो बोल दीजिएगा। तो इसमें ये शर्त पूरा, ये स्लोप का शो करता है। तो इस प्रकार आज हम दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में इसको लिख दिए। अगर कोई ग्राफ से भी थोड़ा बहुत इसका चर्चा समझना चाहते हैं तो इसको हम समझाते हैं ग्राफ से, और फिर इसका सवाल आज हिंदी में ही लिख करके सॉल्व कर। हाँ, कुछ वाला पहले समझिए। मान लीजिए ड्रॉ किए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर इसमें x बराबर यहाँ a का डायग्राम, तो यह होता y एक्सिस के पैरेलल, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0। ये खूब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रैक्टिस करना होगा, समझना होगा। ये साले कभी देखने में भले भारी लगे, लेकिन एप्लीकेशन अब इंटीग्रल जब शुरू करेंगे इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन, पूरा इसे प्रैक्टिस कराया जाएगा, याद रखना होगा, जबान पर इसका डायग्राम क्या होता है। खैर चलिए आगे की बात है। x बराबर ए, एक्स बराबर बी, तो एक कर्व का जिक्र है या वक्र का या फलन का। ये फलन मान लीजिए इस प्रकार लिए, तो ये जो बिंदु है ए और ये बिंदु बी, ये दोनों एंड पॉइंट हुआ। तो ये ग्राफ अब इससे इधर नहीं है, इससे इधर नहीं, मतलब ए से बी में ही यह कंटिन्यूटी को शो किया, कंटिन्यूअस दिखाया, मतलब यहाँ कोई टूटा हुआ पॉइंट नहीं है। जो 5.1 चैप्टर में पढ़ाई थी यह कंप्लीट। तो इसमें है यहाँ एफ ए इसका वैल्यू, इस जगह का वैल्यू, और ई हुआ क्या एफ बी। देखिए, तो जब एफ ए इक्वल एफ बी होगा तो एक्स एक्सिस से ये समान दूरी पर होगा, तो एक्स एक्स के समान दूरी पर होगा, तो ये वाला जो लाइन होगा ये मिलाए अगर इसको, तो ये जो डॉट लाइन से आप मिला है ये लाइन का जिक्र हो या इसके यह पैरेलल होगा, समांतर होगा। और समांतर लाइन का प्रवणता या एक्स एक्सिस का प्रवणता, जिसे हिंदी में ढाल बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं, जो dy बाई डी एक्स के बराबर होता है या एफ डैश एक्स के बराबर होता है, और इसका मान हमेशा 0 होता है। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या खुद एक्स एक्सिस का ही अगर प्रवणता स्लोप ढाल का जिक्र किया जाए तो इसका मान 0 होता है। ये आपको अभी से भी याद रख लीजिए तो अच्छा है, वैसे उस चैप्टर में फिर याद करवाया जाएगा। तो यही है इसका एफ डैश सी, इसीलिए वहाँ लिखा हुआ था रोल्स में एफ डैश सी 0। तो इस ग्राफ पर, इस डायग्राम पर, ये जो कर्व यहाँ है इस पर कहीं ना कहीं एक बिंदु, अर्थात जहाँ से ये मूव कर, जैसे ये बढ़ रहा है तो जहाँ से ये मूव कर रहा है उस जगह एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा जहाँ से एक टेंजेंट खिंचाएगा। टेंजेंट का मतलब वह स्पर्श रेखा, हिंदी में स्पर्श रेखा, और यह टेंजेंट इस प्रकार होगा कि जो कि इसके पैरेलल होगा, अर्थात इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के भी पैरेलल होगा। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के पैरेलल का मतलब हुआ एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ तो इसका एक्स एक्सिस का प्रवणता क्या होता है डी बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स 0। तो इसीलिए यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है कि एफ डैश सी बराबर 0, तब एक वैल्यू सी। तो मतलब यहाँ एक सी का अस्तित्व, अर्थात इसमें एक वैल्यू, जैसे एक्स बराबर ये सी का डायग्राम, तो यहाँ एक बिंदु कहीं ना कहीं सी अवश्य होगा।
ये हुआ डायग्राम के थ्रू रोल्स को समझना या जानना। इस तरह से डायग्राम और भी टाइप का इसमें समझ सकते हैं, बना सकते हैं। इस लाइन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसे आगे बढ़ा करके और भी आगे दिया जा सकता है। तो खैर इससे इसमें कोई खास फर्क नहीं है, हमें ये पॉइंट लेकिन याद रहना चाहिए। मैथमेटिकल टाइप में इसी का काम है, ये ग्राफ का कोई खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसको समझाया गया। अब एक चीज़ इसी में योग चर्चा कर देते कि लंगराजे और इसमें फ़र्क। ये डायग्राम तो दिख रहा है, कहाँ कहाँ लिए ये पैरेलल है। अच्छा देखिएगा, ए और बी हम जगह पर रखते हैं, खाली फर्क ताकि, और सामने अगर फर्क पता चल जाए तो और अच्छा रहेगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। वैसे और भी डायग्राम डिफरेंट भी बना सकते हैं, लेकिन इतना से भी काफ़ी है समझने में। ज़्यादा डायग्राम में काहे टाइम पास करें। देखिए फर्क क्या है, इसमें था एफ ए इक्वल एफ बी, तो ये जहाँ था इसके सामने यहाँ होगा एकदम उसी लाइन पर वो था, लेकिन इसमें क्या एफ ए नॉट इक्वल एफ बी। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर एफ ए इस जगह है तो एफ बी इस जगह है, इसीलिए दोनों नॉट इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में या तो ग्राफ ऐसे जा सकता है या ऐसे भी खींच सकते हैं। तो मान के चलिए ग्राफ ऐसे, जिसका एंड पॉइंट वही है ए और बी, तो इस तरह का हुआ। तो अब आइए स्लोप की बात, ढाल की बात। कोई भी रेखा अगर जैसे एक x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, अभी याद भी इसको कर लीजिए क्योंकि आगे हमें फिर इसका भी काम है, जो अभी समझा रही है आगे भी है, यहाँ भी एक प्रयास कर दे। तो स्लोप या ऐसे ढाल भी बोलते हैं या प्रवणता भी बोलते हैं। और यही स्लोप प्रवणता dy बाय dx भी है, और यही f डैश x भी है। और इसका जो माप होता है फॉर्मूला, यह होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, या उलट भी सकते हैं y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, उल्टेगा तो दो। इसी को बोलते हैं ढाल, स्लोप, प्रवणता। और इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ये स्लोप हुआ, ढाल हुआ, इसका प्रवणता हुआ, tan थीटा हुआ। तो यहाँ भी यह जो दो बिंदु मिला हुआ है, तो ये एक लाइन यहाँ से पास किया, तो ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा, उसका प्रवणता ढाल। इसी फॉर्मूला के अनुसार अगर सेट कीजिएगा तो ये y2 का काम कर रहा FB, y1 का काम कर रहा FA, और नीचे जो दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट है वह है इसका। जैसे अगर F यहाँ लिखे तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है A, FA। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, B, FB, जो इसकी तरह है x1 y1, x1 y1, x2 y2, x2 y2। तो यहाँ आ जाएगा b माइनस, ये भी क्या कहलाया, ढाल, स्लोप, प्रवणता। ये बराबर किसका होता है, DC। तो यहाँ इसके जगह पर x या c के रूप में रहता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है लंगराजे में कि जब FA और FB बराबर नहीं हो तो इस कर्व पर कम से कम एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा जहां पर एक टेंजेंट रेखा होगा, टेंजेंट लाइन होगा ऐसा, अर्थात ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। इस कर्व पर कम से कम एक बिंदु अवश्य होगा कि जो इस लाइन के पैरेलल होगा, यहाँ जो लाइन थी, इसीलिए इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट कर्व हो या सर्किल, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को टेंजेंट या से लोग, जो 10th क्लास में याद कीजिए स्पर्श रेखा वृत्त में पढ़े थे, वृत्त और स्पर्श रेखा को भाईनिष्ठ बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा पर सा वह रेखा जो वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता स्पर्श रेखा कहलाता, उसी को टेंजेंट यहाँ बोलते हैं।
तो ऐसा हुआ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का तात्पर्य डायग्राम। इसमें भी और भी डायग्राम, अधिक वैल्यू भी हो सकता है सी का, तो कम से कम इसलिए एक बिंदु का चर्चा की। तो डायग्राम भी इसमें आज समझाने की कोशिश की। अब इसमें आज एक सवाल, तो सवाल बनाने से पहले उस चैप्टर को याद कीजिए, या अगर याद नहीं है तो हम बोलते हैं मौखिक, वह भी लिखेंगे सवाल बनानी है, जो बोलते हैं उसे याद। बहुपद से आप परिचित होइएगा, जिसका अंग्रेजी पॉलिनोमियल्स होता है। बहुपद, सभी बहुपद संतत अर्थात कंटिन्यूअस होते हैं और साथ ही साथ अवकलनीय भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। जितना भी बहुपद है वह सभी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, ये कन्फर्म है, ये जानते हैं। कोई बहुपद होगा उसका डीसी होगा और वह कंटिन्यूटी हमेशा वह होता है। तो यहाँ तो खैर एक इंटरवल पर दिया है, तो हमें यह थ्योरम याद होना चाहिए, क्योंकि उसे प्रमाणित या नहीं करेंगे, सभी शर्त को हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखिए आज पहला सवाल वही इसका आप लिखते हैं, मान लीजिए वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 या x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4। इसमें रोल्स थ्योरम साबित करना है, सिद्ध करना है, इसे प्रूव करना। तो इसमें हिंदी में आज प्रयोग करते लिखते हैं। देखिए चूंकि यहाँ एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो यहाँ कन्फर्म है एफ एक्स बहुपद है, यह एक बहुपद है। चूंकि एफ एक्स इक्वल इतना बहुपद, लिए एक नंबर एफ एक्स बंद था, यहाँ ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार या वैसे दूसरा भी क्लियर हो गया, तो इसे ऐसा टाइप से भी लिखते हैं। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएबल, तो इसका डीसी भी यहाँ करके लिख देते हैं। देखिए एफ डैश एक्स, अगर इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसका डीसी 2, तो यह भी एक बहुपद है। इसलिए एफ एक्स खुला अंतराल डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जब ये बहुपद है तो प्रत्येक नंबर, हर एक रियल नंबर पर ही अवकलनीय है। तो इसलिए जब हर एक रियल नंबर पर ही अवकलनीय है तो ये छोटा इंटरवल पर भी तो अवकलनीय होगा। चूँकि हमें इसी में दिखाना है इसलिए इसका जिक्र किए, जबकि हर एक नंबर के लिए ये अवकलनीय है। अब आया थर्ड की बारी, तो थर्ड में दिखाने के लिए हमें एफ ए एफ बी चाहिए। तो इसमें एफ ए निकालने के लिए देखिए ए के जगह पर क्या है -4, तो फोर्ट एक्स इक्वल -4, तो इसलिए एफ -4 का वैल्यू, तो यहाँ रखिए -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है 0, क्योंकि यहाँ जाए 16, यहाँ -8 -8 0,
x इक्वल 2, फिर यहाँ निकालिए F2, तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाए 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो यहाँ दो देखिए 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 8, 8 माइनस 8 जी, देखिए शर्त को पूरा कर गया। तो इसलिए F माइनस 4 बराबर F2, इस शर्त को ही पूरा करिए। देखिए पहला शर्त को पूरा किया, दूसरा शर्त को पूरा किया, तीसरा शर्त को पूरा किया, अभी रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं हुआ। अब एक पॉइंट और अभी जरूरी है, इस -4 और 2 के बीच कम से कम एक पॉइंट ऐसा निकाल कर दिखाना है जिसके लिए इसका f डैश x क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट x इक्वल c अब बिलोंग्स टू -4 2, एक ऐसा वैल्यू c लिए जो कि इसके बीच का है। तो अब निकालेंगे इसलिए f डैश c, तो f डैश c निकालने के लिए इसमें क्या करना होगा, इस जगह DC में, तो यहाँ इसमें रख देंगे। देखिए क्या आ जाएगा 2c प्लस 2। अब हमें इसमें ये कंडीशन लगा करके ज्ञात करना, तो कंडीशन क्या लगेगा, f डैश c इक्वल 0, यहाँ f डैश c का मान देखिए 2c प्लस 2 इक्वल 0 है, तो यहाँ 2c इक्वल क्या होगा -2, इसलिए c का मान क्या होगा -1। और ये देखिए -1, गौर से देखिए क्या इस शर्त को पूरा किया, -1 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए इस प्रकार चारों शर्त क्लियर हो गया। तब यहाँ लिख दीजिएगा 10, या इसलिए रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, इस प्रकार इसको लिखा जाता है, या रोल्स थ्योरम कंप्लीट हुआ।